पर इनका जो निर्णय किया वो इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं मेरे तो कहीं देश के अंदर। ऐसे प्रोग्राम के अंदर तो बड़े रूप में समिति बनती है, जहां तक मैं समझता हूँ, पता नहीं बनाई, उसमें बड़े बड़े साहित्यकार पत्रकार भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोग भी होते हैं, और एक प्रकार से बहुत तरीके के साथ में मनाया जाता है। जो पहले भी कभी महात्मा गांधी की जयंती या कोई स्थिति आई हो इतिहास की, पर पता नहीं ये क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस है, इनका विश्वास ना कभी संविधान में रहा। और वंदे मातरम की जो बात करते हैं तो आप देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, कुछ तो मैं लिख के दूंगा आपको। वो मैं एक तो खड़गे साहब ने आज जारी किया है दिल्ली में, आप तक पहुंच गया होगा, वो मैं आपको भी पोस्ट करूंगा, अगर आप चाहेंगे फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से 1896 के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के प्रेरणा गीत बन गया ये, और कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में प्रथम बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको सार्वजनिक रूप से गाया था। तो कांग्रेस के इतिहास के अंदर ये गीत जो है वो जब से गाया गया तब से ही हमारी ब्लॉक कमेटी हो कांग्रेस की, या जिला हो या स्टेट हो या अधिवेशन हो, सब में गाया ही जाता है। मेरा आरोप है कि ये लोग जो है ये विरासत को समाप्त करना चाहते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट की शानदार विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी की, उसको भुला करके ये आरएसएस जिसका कोई संबंध नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन के अंदर उनसे मिले हुए थे, लोग सभी तरह से मिले हुए थे, जिन्होंने झंडा नहीं लगाया उन्होंने 50-52 साल तक, संविधान को माना नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर का महात्मा गांधी को कुत्ते दिलाए हो जिन्होंने, और सरदार पटेल ने खुद ने बैन लगा दिया आरएसएस पे। अब उनको चांस मिला है धर्म के नाम पे सत्ता माने का, ठीक है, पर उसका माने ये नहीं कि आप जो है जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। कांग्रेस की विरासत वही है जो देश की फ्रीडम मूवमेंट की विरासत थी। हमें गर्व इस बात का है, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपको अधिकार नहीं कि आप उसको विरासत को समाप्त कर दो और आने वाली पीढ़ी खाली आरएसएस को, बीजेपी को इतिहास में याद करे, ये मैं मंजूर नहीं है, ये मैं मंजूर नहीं। ये जो आप अप्रोच है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहेंगे कि ये जो क्षण है 150वें जयंती का, उसको आप उस ढंग से मना दीजिए कि पूरा देश इन्वॉल्व हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी हैं, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। एक तरफा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो, सरकारी धन के दुरुपयोग करके, सरकार इनकी है ऐसा मेरे देने लगी, ये कोई बीजेपी का खुद का प्रोग्राम हो, जबकि इनको पूरे मुल्क को गर्व है। ये वंदे मातरम बोलते हम लोग, सबको गर्व होता है, और कांग्रेस तो बोलते है ये जब से ये गीत गाया तब से बोलती आई है। आपने बोलना भी शुरू किया, आपका तो जो पहले वो नमस्ते सदा वस्ते यही है ना इनके गीत। ये पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम के गीत गाया क्या, कभी गाया क्या, कभी चर्चा भी की क्या, आपने चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को अडोप्ट कर रहे हो। अरे आपके आरएसएस पे बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोगों का हाथ था, ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसको आप अपना रहे हो, उनका स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए। ये आपकी राजनीति है। आपके दिल में ना महात्मा गांधी है, ना सरदार पटेल है, ना ये आपका वंदे मातरम गायन है। ये तो कांग्रेस की विरासत है, इसको आप छुड़ाना चाहते हो, ये हमें मंजूर नहीं है।
ये सोची समझी साजिश भी है, देश के इतिहास को, विरासत को और राष्ट्रीय प्रतीकों पर अपना अधिकार कैसे जमाएं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मौका ऐसा है कि सबसे पहले 1937 के अंदर यूपी विधानसभा के अंदर इसको प्रारंभ किया गया गीत के रूप में, और उस वक्त से ये जब शुरुआत इसकी हुई और 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने खुद ने जो है ये कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ये गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत न तो किसी के मन पर थोपे जाते, न ही अपनी मर्जी से ये अपना आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। और 37 के अंदर जब पुरुषोत्तम दास टंडन थे अध्यक्ष वहां के, तब ये गीत को शुरू किया गया गाने के रूप में यूपी विधानसभा के अंदर। ये बात है 37 की। उसी वर्ष जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। आप कल्पना कीजिए, इतिहास गर्व करने लायक है। उसमें अब ये सत्ता में आ गए अलग बात है। आज भी इस देश को जो कांग्रेस की है उसकी विचारधारा की है, हमारा मानना है। और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ में रहे तो सबको मालूम है, पर दोनों गीत जो है, जनगण मन भी और ये वंदे मातरम भी, इन दोनों पे कांग्रेस गर्व करती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये जो तरीका अपनाया उन्होंने और जिस खतरनाक तौर से चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं जनबल के आधार पर, और लड़ी विचारधारा की होनी चाहिए, वो होने की बजाय ये जिस प्रकार धर्म के नाम पर राजनीति करके चुनाव जीत रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनता अब धीरे धीरे समझ गई है और आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब मिलेगा जनता से भी। आज दबाव में इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो देख रहे हो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी वाली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश हिल गया है कि ये वोट चोरी से अगर चुनाव जीतेंगे तो मायने क्या होगा लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र को खतरा जिस मुल्क में हो, जुडिशियल दबाव में एजेंसी इनके पास दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। लंबी कहानी में रोज बोलता रहता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपको याद किया कि अब ये जो है विरासत को किस प्रकार समाप्त करें, जो फ्रीडम मूवमेंट की विरासत का देश ने दुनिया में लोहा मानती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर जो है ये मुल्क आजाद हुआ। त्याग, कुर्बानी, जेलों में बंद रहे लोग, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, नॉन वायलेंस का जो नाम बड़ा हुआ है देश दुनिया के अंदर, उसकी पहचान महात्मा गांधी के साथ में और देश के साथ में। उस विरासत को ये कैसे कोई बहाने से ये तो इस पे भी राजनीति करते हैं, वंदे मातरम गीत के माध्यम से भी धार्मिक भावना भड़काते हैं। जैसे कि मैं चाहूंगा कि ये वंदे मातरम का गीत अपना आप के अंदर संदेश देता है भारतवासियों को। उस जमाने में देता था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके फ्रीडम मूवमेंट लड़ते थे, तब ये उनका प्रेरणा स्रोत था गीत। उनको भी ये चुरा करके चाहते हैं विरासत को बदलना है। ये बात सर, स्कूल में और मदरसों में भी कंपलसरी कर दिया है सर, वंदे मातरम स्कूल और मदरसों में भी कंपलसरी, कैसे देखें? ये इनका एजेंडा है। अगर आप सबसे बात करके कोई फैसला करते हो तो किसी को एतराज नहीं है। हर जगह से ही कर रहे हैं लोग। इवन आप इलेक्शन कमीशन जो है ये एसआईआर की बात करते हैं। अगर वो मान लो एसआईआर के सब पॉलिटिकल पार्टी बुलाते बात करते तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट चाहते हैं कि इसमें कोई कमी नहीं रह जाए। और तो आईटी का जमाना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग चाहिए, सुझाव दीजिए। कोई स्थिति नहीं बनती है, पर जो पकड़े गए जगह पर
उसके बाद में आप स्वीकार नहीं करो, जांच नहीं करवा रहे हो, उसके साथ एफिडेविट दो। तो ये पूरा एजेंडा ये है किस प्रकार से हम अपनी बात को थोपे। एक गहलोत साहब जब सत्ता पक्ष अपने सत्ते के पावर पे खंडित करते जा रहा, तो कांग्रेस अपना क्या कर रही है? कांग्रेस का भी क्या कर्तव्य है? काय के लिए कहा आपने? जब सत्ता पक्ष अपने सत्ता की पावर की मिस यूज कर रहा है, हर चीज खंडित करते जा रहे, विधानसभा के विधान को भी कर रहे हैं। वही तो कांग्रेस तो अपना अभियान चला ही नहीं है। कांग्रेस तो अपना अभियान चला सकती है पुलिस के अंदर, हम वायलेंस हम कर नहीं सकते। इनका विश्वास वायलेंस में है, हमारा विश्वास नॉन वायलेंस में है। हमारा हर एक्शन, हमारा हर धरना प्रदर्शन नॉन वायलेंस के आधार पर होगा। लोगों को लगता है भाई कि अजीत आपने क्वेश्चन कर लिया, क्या ये वोट चोरी के अभियान ब्लॉक तक गया है, गांव तक गया है? नहीं गया क्या पब्लिक में? आज किसी गांव में चले जाओ, वोट चोरी की बात लोग करते हैं, तो वोट चोरी कैसे रोकी जाए, चिंता करें वो भी। बिहार चुनाव के बीच में ऐसे अभियान चलाना इसके क्या मायने? बिहार चुनाव हो रहे हैं, उस बीच वंदे मातरम जैसा अभियान चलाया जा रहा है, इसको क्या? नहीं, ये तो चुनाव का, ये तो डेट है, तो डेट के हिसाब से तो अनाउंसमेंट हो सकता है, पर जिस रूप में चला रहे हैं ऐसा उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं किया सबको। भाई आप बिहार के अंदर जब 10,000 रुपये बांटे जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, ऐसा कभी हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और नेशनल हाईवे बनी थी, सब जगह उनके बोर्ड लगे थे, फोटो वाजपेयी जी की बोर्ड लगे थे, आपको याद हो गए लोग। चुनाव शुरू हुए पार्लियामेंट के, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, उसी दिन आदेश दिया गया, इलेक्शन कमीशन आदेश दिया, तमाम बोर्ड हटने चाहिए वाजपेयी जी की। वो तो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तभी हटे ना बोर्ड। अब जो देखिए आप, इलेक्शन कमीशन मिली भगत जो सरकार से है, और जिस रूप में वो फैसले कर रहा है, जवाब दे रहा है एलओपी को, उसको अपन क्या कहेंगे? तो आपका जो क्वेश्चन तो मौजूद क्वेश्चन है, पर स्थिति है कि हम तो बात नहीं कर सकते ना, पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी जी क्या कर पड़ता हूँ भाई, मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, पब्लिक भी आ गया है, जनप्रतिनिधि आ गया है, देश को बचाना सबको मिलकर बचाना पड़ेगा ना। हमें साहब, कल एक मशाल जुलूस निकाला गया था, उस मशाल जुलूस के अंदर कुछ कार्यकर्ता और बाकी के खिलाड़ी मौजूद थे, पर जब वो जुलूस जो है अमर जवान ज्योति पे पहुंचा, तो सारे के सारे लोग जूते पहन के अमर जवान ज्योति पे चले गए, गार्ड रोकता रहे। कौन लोग थे वो? भाजपा वाले। तो फिर उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और उनके लिए कोई मायने रखती ही नहीं बात। सरकार हमारी चल रही है ना। आप पूछे इससे बड़ा बेशर्मी की बात क्या होगी कि धरना दो अगर मौसी में जाके, तो आपको पैकेज मिलेगा। जो मैंने कल पत्र लिखा मुख्यमंत्री महोदय को, कि आप मुझे बताइए कि धरने हुए जैसलमेर की घटना पर, जब बस में आग लग गई थी, फलोदी में जब बतौड़ा के अंदर लोग मर गए थे, धरने हुए वहां पर मुर्दा घर पे जहाँ बातें होती है, आपने पैकेज घोषित किया। मैं जोधपुर गया तो मैंने इनको फोन भी किया, मैंने कहा अभी तो कोई घोषणा नहीं की आपने, ये घोषणा 2 घंटे में होती, 4 घंटे में होती है, ऐसा माहौल होता है उस वक्त में, उसके मायने होते हैं। मैंने कल किसी बात करी अधिकारी से, वो कह रहे समझते हिंद सरकार है, इनकी दिमागी बात आती ही नहीं है, क्या महत्व है। आज 3-4 दिन हो जाएंगे आपके जम्मू वाली घटना को लेके, 3 दिन हो गए। आज एक बच्ची मौत मर गई जिसमें मिल गया था कल। आप मुझे बताइए, 3 लोग पहले परिवार के मर चुके हैं, चौथी बच्ची थी ये, वो मर गई। आज उनकी जातिवाद लोग इकट्ठे हुए हैं, पता नहीं चौमू हुए कहा हुआ है, अजीतगढ़ पे। अब वो धरना दे रहे वहां पर। एमएलए साहब चले गए, साहब हमारे मनीष यादव जी, तब हलचल हो गई सरकार में। कल मैंने पत्र लिखा, वो पत्र पता नहीं पहुंचा नहीं पूरा मुख्यमंत्री पर, मुझे डाउट लगता है। तो ये स्थिति है सरकार की, धरना दो, प्रदर्शन करो, तो पैकेज दो आपने। और जो हमारी खुद की स्कीम है हमारे वक्त की, वो भी नहीं मिला उनको आज तक। जो 5 लाख 10 लाख की स्कीम है ना, कोई मतलब नहीं इनको। ये स्थिति है।
किलो साहब, सरकार एक निर्णय लेने जा रही है, अभी तक लिया नहीं है। राजनेताओं के बच्चों से जुड़ा हुआ, जिसके 2 बच्चों से ज्यादा होते वो चुनाव लड़ सकेगा, ऐसा निर्णय लेने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को, अगर लेती है सरकार? अब काल्पनिक बात है तो लेंगे तो बात करेंगे। कल वसुंधरा की सरकार ने 5,000 गज जमीन दी थी प्रतापनगर में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए, वो आज सरकार ने कैंसिल कर दी मुख्यमंत्री के स्तर पे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे जानने इसका मैं पता करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। सर, गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू है, उसकी तर्ज पर यहाँ भी सरकार एक नया कानून ला रही है। किसी भी धर्म विशेष की प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए पहले कलेक्टर की परमिशन होगी और कलेक्टर किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करेगा। देखिए, आप अगर ऐसी समस्या अगर मुझे ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं जब एक शब्द काम दिया था, राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। इसका मतलब यही है, आप कहीं चले जाओ, लोग तो दुखी हैं, इतने फौल करे जा रहे हैं, जमीन की आपने बात करी, कई फैसले हो रहे हैं, तो चारों ओर ऐसी स्थिति है, लोग कहते हैं हम कितनी दफा जाए शिकायत करने के लिए। एमएलए हाथ खड़े कर चुका है, बीजेपी खुद के एमएलए हमारी चलती नहीं है, उनके मंत्री कहते हैं मेरी बात मेरा सेक्रेटरी सुनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति कभी देखी नहीं हमने कभी राजस्थान में। मैं तो कहूँ मुख्यमंत्री खुद की सुनाई होती नहीं होती, मैं डाउट रखता हूँ, ऐसा नहीं। चलो साहब, आपकी सरकार मैंने इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी आपको कल की नहीं सोचना ही, औसले से काम करो। तुम काम करो, मैं हर वर्ड बोलता हूँ, मैं सोच के बोलता हूँ, मैं पर कोई पता नहीं। आपकी सरकार में जो मंत्री रहे, अब वो कहते बोलेगा साथ दो, उस मुख्यमंत्री में क्या कहूँ। जो कहते हैं कल वो भाषण में पढ़ कर सुन रहा था, या तो फेक न्यूज हो गया, तो और फेक नहीं है, कोटा वाली बात छोड़ो, कल वो और यहाँ बोले होंगे, वे पता नहीं कहाँ बोले होंगे, पर मीडिया में आ रहा था जैसे कोटा में बोले वही बात वो बोले वापस। अहंकार का साथ दो, बुरे के साथ दो, कोई बोल सकता है कोई मुख्यमंत्री? समझ में आता है। मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि सलाहकार कौन है। ये गहलोत साहब अरे तुम्हारा कुछ हो गया। विधानसभा उपचुनाव में कल वसुंधरा जी और भजनलाल शर्मा पहली बार एक साथ रोड शो करते नजर आए। किस तरह का माहौल नजर आ रहा, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ बिहार में फर्स्ट फेज के वोटिंग हो चुकी है, तो वहां पर माहौल, क्योंकि इस पर वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है अब तक की वोटिंग, तो बिहार का पहले आप बता दें फिर नहीं, बिहार में तो जो रिपोर्ट मैंने लिया सुबह से ही, तो हमारे जो लोग लगे हुए हैं, ऑब्जर्वर कर रहे हैं, वो रिपोर्ट अच्छी बता रहे हैं कि महागठबंधन के पक्ष में काफी मतदान हुआ है। और ये जो पोलिंग बढ़ी है, इसका इंतजार है कि वास्तविकता क्या, थोड़ी जानकारी प्राप्त करें लोगों को, क्योंकि वो हथकंडे सब अपना रहे हैं। प्रवासी राजधानी जो प्रवासी बिहारी जो हैं, उनको ट्रेनों में लाया गया है, वहां पर बिहार के अंदर टिकट दिए गए बीजेपी द्वारा, तो लड़ने खर्चे में तो आएंगे नहीं, ठीक है। और जो नहीं आए हैं उनके लिए योजना बता रहे लोग, जो खबर आ रही है, जो नहीं आ पाए उनका लिस्ट बन करके पहुंच गई है सब जगह पूरे बिहार के अंदर। तो है नहीं यहाँ पर, बॉम्बे में, चेन्नई में, राजस्थान में, उड़ीसा में, तो वोट आप दे सकते हो, वोट आप दे सकते हो। तो जो इनकी मशीनरी है चुनाव के अंदर, वो कोई भी खेल कर सकती है। तो ये जो परसेंटेज बड़ी है, पूरी मेरे पास जो खबर आ रही थी, ये वाली जो मैंने बताई, ये नई बात है कि जो लोग आए नहीं है, लाखों लोग होते ना, सब जा नहीं सकते, तो उनका क्या आप कोई बात नहीं रहो, आज ही लग जाएगी आपकी, वहां पे लगा देंगे हम। बीजेपी का कहना यह है कि गहलोत साहब तो राजनीतिक कर सकते हैं, रणनीति नहीं बना सकते। बात तो सोच समझ के क्या होगा, बीजेपी ने कहा वो सोच समझ के क्या होगा। मुझे रणनीति सीखा है वो, तो मुझे खुशी होगी। बीजेपी का रणनीति का उनके पास में है तो अच्छी बात है। हम तो बगैर रणनीति चल गए, आपने नहीं निकाल दी।
अंता वाला नहीं बता जैसे पहली बार अंत में सीएम साहब और अंत में कांग्रेस जीतेगी। प्रमोशन बार में कह चुका, ये बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर भी है, सोशल वर्कर भी है, अच्छा काम करता है, गौशालाओं में भी, अस्पतालों में भी। मैंने आपको कई बार कहा दवाई फ्री मैंने बाद में करी होगी, पहले वहां कर दी उन्होंने, क्योंकि पत्नी और दोनों मिलकर सेवा करते हैं मरीजों का हरा अटेंडेंट की। ये आज नहीं 10 साल पहले मैं लेके आया था, तो जो पक्षियों का अस्पताल खोल दिया तो वो तो अच्छे काम कर रहा और विकास को करवा दिए, जनता उनको जिताएगी। वो एक पिछली बार जो कुछ हुआ आपको मालूम है, एक अलग मामला था, वापिस जीत रहे तो मुझे राज जीतेंगे। ये दोनों साथ उसको आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, उनको पूछो ना। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, इनके कहने वाले दोनों साथ। अब वहां से चूंकि एक बीच में भी कोई वीडियो देखा था जिसमें था कि अशोक चोपड़ा जी ने आपको बुलाया नहीं तो आप जाते। अनिल चोपड़ा ने आपको बुलाया नहीं, वरना आप उनको प्रचार के लिए जाते। यहाँ पर तो इन्होंने बुलाया ना प्रमोद भैया ने, वो शायद चाह भी नहीं कि किनको? साथ में एक मंच पर नजर आए। किनको? आपको यार नहीं साथ में दोनों एक मंच पे एक रथ में नजर आए, ये सब चाह रहे नहीं मुझे तो बुरा मैं जा रहा हूँ, वो तो मेरे जाता है पहले सब तो फिर नहीं वो जैसे बोले ये दोनों साथ ना वहाँ पे अलग बात थी। ग्रामीण की बात तो मैंने कहीं इंटरव्यू में कह दी होगी, आपने तो सुन ली होगी। हाँ, वो आज तो मीडिया वाले हैं, तो वो कैसे बुरा लेते हैं। नहीं वो तो आपका इंटरव्यू था। गहलोत साहब, प्रमोदन भाया अशोक गहलोत सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री था, ऐसा राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है, जो आपकी सरकार में मंत्री। अब यहाँ कौन क्या करता आप जानते राजनीति में, वो लाल डायरी कर गई लाल डायरी प्राइवेट से बोल रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था लाल डायरी 27 तारीख को या 25 को आएंगे पीएम सीकर में, तब उस पर भाषण देंगे, पहले मैंने कह दिया था। वो पूरी प्लानिंग हाईकमान से हुई थी, बीजेपी का हाईकमान से। लाल डायरी इश्यू पर असेंबली में उठाया जाए तो लाल डायरी खाली हो, पर लाल डायरी दिखा नहीं जाए, कलर वाली डायरी खाली थी वो। और मतलब उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, बोले खुद उस वाली बात है कि आप छोड़िए इनको। तो 5 लाख बनाम 25 लाख 50 लाख, 5 लाख बनाम 50 लाख, बताइए आप कितना डेमेज में किया इन्होंने। कन्हैयालाल की परिवार वाले बेचारे भूत रहे हाथ, वो कहते हमारे वो क्या ना केस का, आज तक अमित शाह जी जवाब नहीं दे रहे हैं और आपके मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं। एनआई का केस ले लिया, इतना गंभीर केस था, वो दंगे बढ़ सकते थे, हमने कंट्रोल किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तुमने उसको कोई आगे पता नहीं क्या हो रहा है। और आजकल तो पता नहीं स्थिति ऐसी बन गई है, मीडिया हो चाहे कोई भी हो, कि सबके मुंह में ताले लगे हुए, मैं कह रहा हूँ, सोच समझ कह रहा हूँ। कल वो इनके सिंह थे, वो केंद्रीय मंत्री बिजली के, वो कह रहे 67,000 करोड़, 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ का घोटाला हो रहा बिहार के अंदर। कल वो भाषण दिया, कल परसों सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या यार कांग्रेस राज में आप बताओ, को आरोप लग गया था 50 करोड़ के 100 करोड़ का, तो क्या मतलब मीडिया छोड़ता कांग्रेस को? क्या वो इश्यू नहीं बनता कंट्री के अंदर? हमारे लोग इस्तीफे हो गए, मुख्यमंत्रियों के, रेल मंत्री के, कानून मंत्री के, होम मिनिस्टर के इस्तीफे हो गए। तो जनता क्या सोची होगी हमारे बारे में, क्या सोचेगी? और आज ऐसी जगह बैठी हुई है, मतलब नहीं सरकार ने जनता से कि जनता क्या सोचेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। और मीडिया कुछ इश्यू बना दे रहा है। 62,000 करोड़ का कौन आरोप लगा रहा है? भारतीय जनता पार्टी नेता है वो, आज भी केंद्रीय मंत्री रहे हुए 2 बार, 10 साल तक मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे वो, अच्छा आदमी वो। मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे बराबर बात होती थी उनसे, एफिशिएंट मंत्री था वहां का, बिजली विभाग का। वो कह रहा है देश सुन रहा है मौन होकर के, कोई रिएक्शन नहीं। बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि देश की दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, उस पर हम चल रहे हैं। रोड शो भी है आपका,
और कोई बात क्यों पीछे? सर, आपने जो स्कूल खोले थे 302 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का फरमान सुना दिया शिक्षा मंत्री ने कि यहाँ पर तो बच्चे ही नहीं आते, 25 से कम आ रहे हैं, 0 और उस बिल्डिंग को सर, उस बिल्डिंग को कलेक्टर को दे दिया जाएगा कि आप कुछ भी ऑफिस होकर कुछ भी खोल लो, स्कूल नहीं चलेगी। जब सरकार नामी चीज नहीं है मैं क्या कहूँगा? मैं कह रहा हूँ सरकार नामी चीज है ही नहीं, कोई मंत्री जिम्मेदार देने तैयार नहीं है, तो आप बता दीजिए उसका क्या हाल होगा। ये बात पॉलिटिकल नहीं है, आप खुद भी महसूस करते होंगे। आप महसूस नहीं करते हैं, आपसे भी ज्यादा बीजेपी वाले महसूस करते हैं, वो भी जानते क्या हो रहा है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये चाय में चाय पियो, आइए हमारे। एक आखिरी सवाल हरियाणा में इतना बड़ा खुलासा हुआ, सारी चीजों में राजस्थान को लेकर के भी कुछ संभावना आपने जताई, इस तरह की एक्सरसाइज राजस्थान में भी कर रही कांग्रेस? लोकल लोग लोकल जो हमारे उम्मीदवार थे वो दिखा रहे कहीं डाउट है। जयपुर ग्रामीण सीट की बात है, बहुत कम वोट ला रहे वो, तो उसको दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ भी इस तरह की संभावना। मतलब लोकल लोग। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।